हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये आपका एक रियल क्वेश्चन पेपर है। एज इट इज क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से फटाफट से इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा जो स्कोर है वो कर पाए। दूसरा देखिए, आपके बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिले। काफी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम जो क्वेश्चन पेपर आपने शेयर किया था एज इट इज क्वेश्चन पेपर हमें देखने को मिला। तो बेटा आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरीके से जो रियल क्वेश्चन पेपर है वो शेयर किया जाएगा। इसके लिए बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जरूर जुड़िए, क्योंकि आप जैसे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन पेपर है, वो सब कुछ शेयर किया जा रहा है और बहुत से स्टूडेंट को इसका डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आपको भी है कि आप अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए, तो सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। देयर आर 20 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमारा देश आजाद हुआ यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे देश की जो एक्चुअल में कंडीशन थी वो कंडीशन कैसी थी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारे देश में क्या थी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी, काफी बहुत ज्यादा बुरी हालात में थी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत विच डैश सदका खेती उत्पाद विच बहुत वाधा होया। तो हमारे देश में क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यानी कि हरित क्रांति के बाद जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। देखिए बेटा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश के हालात इतने ज़्यादा बुरे थे कि इंडिया में जो गेहूं जैसी नॉर्मल जो फसल आज के टाइम में हम ग्रो करते हैं वो भी बिल्कुल नहीं थी। लोगों के घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, इतने बुरे हालात थे। तो इस तरह की जो पुअर कंडीशन थी हमारे देश की उस टाइम। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आता है और पंजाब और हरियाणा दो ऐसी स्टेट्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एलपीजी पॉलिसी के ऊपर ही कि आपकी जो एलपीजी पॉलिसी है उसमें जो एल है वो किसके लिए स्टैंड करता है। तो एल स्टैंड फॉर दी लिबरलाइजेशन। ओके, सभी स्टूडेंट देखिए, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका पंजाबी मीडियम हो, कोई इशू नहीं है। आप लोगों के साथ बिल्कुल अच्छे से, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप साथ साथ में बस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते चलिए। और बाकी देखिए आगे अगर इसको आपका सोल्यूशन चाहिए आपको तो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किन कारणों की वजह से जो एट प्रेजेंट जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें डेवलपमेंट है वो देखने को मिली। सो आवर राइट आंसर विल बी एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, यानी कि शिक्षा और सेहत में विकास, ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो मनुष्य जो कह सकते हैं कि निर्माण में, मनुष्य पूंजी निर्माण में सबसे ज्यादा आज के टाइम में जो हेल्प है वो मिली है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है फिफ्थ क्वेश्चन में कि हेठा लिखिया विचो केड़ा साख दा संस्थागत स्रोत है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबो। ये सभी है जहां से जो लोन है जो लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है हमारा, वहां पे देखिए बेटा बेरोजगारी तो मिलती है, बट उस बेरोजगारी को क्या बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी मीन्स काम करने के लिए हमें सिर्फ 4% की रिक्वायरमेंट है, हमें खेत में काम करवाना है, वहां पे हमें सिर्फ 4% की रिक्वायरमेंट है, फिर भी हम क्या करते हैं वहां पे 6% को एम्प्लॉइज कर देते हैं कि 6% है उसे एम्प्लॉय कर देते हैं, वो काम करते रहेंगे। प्रोडक्शन में ओवरऑल कोई भी चीज नहीं हो रहा, बस ऐसा लग रहा है कि 6 लोगों को रोजगार मिल चुका है, पर एक्चुअल में वहां पे काम कितने लोगों का है, सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों का। इसे हम बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। ओके, 7 क्वेश्चन विल बी सौर ऊर्जा है वो किस तरह का रिसोर्स है। वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर हम एक बार सौर ऊर्जा है वो हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आज का जो पंजाब है वो कब एग्जिस्टेंस में आया। आज का जो पंजाब है 1966 में एट प्रेजेंट जो आज रूप हम पंजाब का देख पा रहे हैं, जो मैप हमें देखने को मिल रहा है वो 66 में हमारे सामने आया। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ जो पंजाब है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है शेयर करता है। सो राइट आंसर विल बी पाकिस्तान। आई होप सभी स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे, बहुत इजी है। पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और कौन कौन से स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पंजाब की जो बॉर्डर है कौन कौन सी स्टेट्स के साथ लगती है। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले सही इसका आंसर देता है। 10th क्वेश्चन इज कि जलंधर जो शहर है वो किसके लिए फेमस है, ऐसी कौन सी आइटम है, कौन सी इंडस्ट्री है जो वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। तो
जलंधर में बेटा जो जो स्पोर्ट्स के जो गुड्स है वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। स्पोर्ट्स की बहुत सी आइटम है जो कि जलंधर सिटी में बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज कि पंजाब में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है। तो पंजाब में बेसिकली तो देखिए बेटा वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और राइस, दो ऐसी फसल है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं। सो आर आंसर विल बी बी, वर्ग अंतराल। तो देखिए बेटा आप सभी ने अभी जो स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, वहाँ पे क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में आपको इस तरह की जो एक फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से, लाइक मैं बता देती हूँ, जैसे आपके सामने होता है 10 to 20, 20 to 30 इस तरह के, ठीक है। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 20 - 10 का डिफरेंस है 10, ओके। इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। याद रखिएगा स्टूडेंट सभी, आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट मैंने साथ साथ में बता दी है ताकि आपको कोई भी ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ रूट लर्निंग कर रहे हो, आपके साथ कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में जो है वो शेयर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो मीडियन है वो बेसिकली सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो आवर आंसर विल बी ए, ओके। 2 पार्ट्स में मीडियन है वो डिवाइड करता है। मीडियन का बेसिकली मीनिंग यही होता है, कुछ पार्ट्स इस तरफ है कुछ इस तरफ है, बेसिकली सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सभी स्टूडेंट मुझे दोगे। आप सभी के लिए ये एक आज का आपका होमवर्क ही मान के चलिए। सभी स्टूडेंट फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये बेटा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 एक प्री प्लान एचडीडी एक इक्वेशन है जो आप सभी स्टूडेंट को, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। मुझे फटाफट से आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। आपको इसका मीडियन निकालना है, ओके। मीडियन निकालना है आपको, इस सीरीज में गिवन है। सबसे पहले तो आप इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए और उसके बाद इसका मीडियन है वो कैलकुलेट कीजिए। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट है वो कर पाएंगे। मीडियन के लिए देखिए n+1 डिवाइड बाई 2 की जो इक्वेशन है हम यूज करते हैं। तो फटाफट से देखिएगा कि ये इवन सीरीज है या ओड सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करके मीडियन कैलकुलेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज है उनका जो नेचर है वो एक जैसा है तो उनके बीच में किस तरह का जो रिलेशन है वो देखने को मिलेगा। देखिए बेटा, दो वेरिएबल है, दोनों में सेम टाइप का चेंज है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्राइजेज है, ओके। प्राइजेज जो पहले थे वो थे 5, अब उसके प्राइस इंक्रीज होके हो गया 6, ओके। तो सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है, सप्लाई जो पहले कोई भी 4 कर रहा था वो अब उसे 5 कर देता है, यानी कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं और सप्लाई भी साथ साथ में इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि धनात्मक एक रिलेशन है। मैं आप लोगों को साथ साथ में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी बता रही हूँ। सभी स्टूडेंट अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को कीजिएगा। आपको सिर्फ रूट लर्निंग नहीं करनी है। इकोनॉमिक्स तो रूट लर्निंग का सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर आप इसे समझते हो तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, और अगर नहीं समझते हो तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड चैप्टर है, ओके। पूरा प्रैक्टिकल है ये सब्जेक्ट। इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो कि रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव की अर्थव्यवस्था को नहीं देखती है, ओके। नहीं पूछा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई है, ये गांव में पिंडों में काम नहीं करती है, ये बेसिकली एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगर कोई पर्सन लिख भी सकता है और राइट भी कर सकता है तो वो लिटरेट है। सो ये बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो इंडिया ने एक डेफिनेशन बना रखी है कि कौन अनएजुकेटेड है या फिर कहे तो कौन अनपढ़ है, कौन पढ़ा लिखा है, इसके लिए बेसिकली कोई भी इंसान जिसकी एज 7 ईयर या फिर 7 ईयर से ज़्यादा है और वो कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ सकता है और लिख सकता है तो हम उसे अनपढ़ नहीं बोलेंगे, यानी हम उसे अनएजुकेटेड नहीं बोलेंगे, उसे हम लिटरेट बोलेंगे, ठीक है। आप सभी ने नोटिस की होगी, जो हमारे घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, दादा दादी है, उनमें से भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कोई एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो लिटरेट ही एक स्टेज में आएंगे। हालांकि वो इंग्लिश शायद ना पढ़ पाए, कोई और लैंग्वेज शायद बहुत अच्छे से ना पढ़ पाए, बट फिर भी वो हम उन्हें अनएजुकेटेड नहीं बोल सकते एज पर दी जो डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर खुद से फिल कीजिएगा। तो इसी के साथ जो हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो ओवर होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट के पार्ट में। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इन्हें अटेम्प्ट करना है। जैसे आपके सामने है कि निजीकरण क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है। बेसिकली कोई भी पब्लिक सेक्टर की जो ओनरशिप है, जब हम किसी प्राइवेट ओनर को हैंड ओवर कर देते हैं, उसे हम
निजीकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अब पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, जिसमें 51% या फिर उससे ज्यादा क्या हो, गवर्नमेंट का शेयर हो, ओके, वो पब्लिक सेक्टर होता है। जब यही 51% या इससे ज्यादा का जो शेयर है किसी प्राइवेट पर्सन के पास चला जाता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं निजीकरण। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ आई होगी बात। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने पीछे दिया था, बताया था आपको कि इसका आंसर आपको टिक करना, उसी इक्वेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर आपको वो इक्वेशन आती है तो आप इसका सोल्यूशन भी बहुत इजीली है वो निकाल लोगे। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। बाकी अगर आप उसका सोल्यूशन चाहिए कंप्लीट, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए ताकि जो सोल्यूशन है आप चेक कर पाओ। पर पहले सभी स्टूडेंट खुद से इसका जो सोल्यूशन है निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप अपने आंसर है वो मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये आपके सामने एक पैसेज है, इसे अच्छे से रीड कीजिए और इसी के बिहाफ पे आपको आगे कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनके आंसर जो है आपको टिक करने हैं। देखिए बेटा, जैसे ही आप नेक्स्ट क्लास बोर्ड की क्लास में जाओगे तब आपके सामने इस तरह की बहुत सी केस स्टडी देखने को मिलेगी। ओके, तो इन पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि ये लगते इजी है पर काफी बार कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं। उनके लिए आप थोड़ा सा केयरफुली इन्हें पढ़िएगा, कोई भी गलती ना करिएगा। फिर आपके सामने एक और पैसेज है, अच्छे से पढ़ते हुए पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए ताकि कोई भी किसी भी तरह की आपको परेशानी ना हो। सभी स्टूडेंट अच्छा स्कोर वो कर पाएंगे। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छे से स्टडी नहीं की है और जिनके माइंड में अब है पता नहीं मैं पास भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर वो स्टूडेंट आपकी एक वीडियो शेयर करने से अगर एग्जाम में पास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आज उनकी आप हेल्प करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कल को वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो कोई ये ना सोचे कि मैं अकेला अकेला कर लेता हूँ चैप्टर को, बस किसी के साथ शेयर नहीं करता, ऐसा नहीं करना। आपस में जितनी स्टडी मटेरियल है शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आपको खुद को भी बेनिफिट है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई ऐसा इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है या फिर किसी और सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है जिसको आपको लगता है कि आपको अच्छे से नहीं आ रहा, आपने काफ़ी बार स्टडी कर लिया फिर भी आपके माइंड में नहीं बैठ रहा, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कर पाओ। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो ये कहे कि भी मेरे पास तो स्टडी मटेरियल नहीं था या फिर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट बस अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। जो भी वीडियो, जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, सब कुछ आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया जाएगा। बस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आप अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस है वो कर पाओ। यहाँ पे आपको मोड निकालना है। देखिए, जिन स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, वो थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। ओके, थ्योरी वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रैक्टिकल का ऐसे है, अगर आपको 100% श्योर हो कि आप निकाल लोगे आंसर तो ही आप सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में एक बार लग गए और आपका आंसर नहीं निकला तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर किसी स्टूडेंट को है कि मैं कर लेता हूँ तो बहुत अच्छी बात है बेटा। प्रैक्टिकल के नंबर ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करते हो और आपका आंसर सही आता है तो आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। थ्योरी में हो सकता है आपका 1 या 2 नंबर फिर भी टीचर खुद की तरफ से डिडक्ट कर ले, बट प्रैक्टिकल में आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। आपकी जो भी आपका जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट आप तभी कीजिएगा जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आप इसका आंसर सही निकाल लोगे। ओके, तो इसी के साथ आपका ये पेपर है ओवर होता है। सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी क्वेरी है, किसी तरह कोई परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, तब तक आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है बेटा, बाय।